प्रार्थना। एक लंबी गहरी सांस अंदर, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों लेकर आप करेंगे, अपनी आंखों पे स्पर्श करेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। गुड इवनिंग निहारिका मैम। जी ओके, थैंक यू सो मच कविता जी। क्या आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल हैं? हाँ जी। जी मैम। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को आप में से कौन लोग हैं जो जानते हैं कि एपिलेप्सी कौन सी बीमारी है? आप लोगों में से यदि किसी को आइडिया हो तो बताएं जरा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिर्गी बोलते हैं। जी बहुत बढ़िया, मिर्गी। जो मिर्गी के दौरे आते हैं उन्हें ही एपिलेप्सी बोलते हैं। आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज एपिलेप्सी? एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर in which brain activity become abnormal, causing seizures or period of unusual behavior, sensation and sometimes loss of awareness. क्या समझे इस बात से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का ये एक डिसऑर्डर होता है जो एपिलेप्सी है। ब्रेन की एक्टिविटीज जो होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स जो पास होते हैं ब्रेन में, जब उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जब उसकी जो एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें सीजर्स, झटके आना, दौरे पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और एक तरह का अनयूजुअल बिहेवियर, सेंसेशन, जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी बॉडी एकदम उसका साथ छोड़ने लग जाती है, एकदम बॉडी में कंपन बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं ब्रेन में, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा छोड़े जाते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी एकदम समझ नहीं पाती दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो उस वजह से वो लॉस ऑफ अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। प्रिवेलेंस रेट, व्हाट इज प्रिवेलेंस? प्रिवेलेंस होता है कि किसी भी बीमारी के क्या प्रिवेलेंस है, कितनी मात्रा में वो बीमारी फैल रही है। तो अराउंड 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव एपिलेप्सी। पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन लोगों को एपिलेप्सी है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज ग्लोबली। और ये एक बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी बनती जा रही है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है ग्लोबली, वो ये बीमारी है। Nearly 80% of people with epilepsy live in low and middle income countries. ज्यादातर जो ये विकासशील देश हैं वहां पे ज्यादातर 80% लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स हो रही है। It is estimated that up to 70% of people living with epilepsy could live seizure-free if properly diagnosed and treated. ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि 70% लोग बिना सीजर्स के, बिना दौरों के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अगर इसका प्रॉपरली डायग्नोज कर लिया जाए समय रहते और ट्रीट कर दिया जाए, तो उनको आगे चल के दौरों की समस्या नहीं हो, उतना क्रॉनिक कंडीशंस उनके साथ नहीं बन पाएंगी यदि इसको पहले ही ट्रीट कर दिया जाए। आ जाते हैं इटियोलॉजी। व्हाट इज इटियोलॉजी? इटियोलॉजी इज द कॉज। आप लोग कभी भी पढ़ते हैं तो सीधा कॉजेस पढ़ते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप साइंटिफिक टर्म यूज करना स्टार्ट करें। इटियोलॉजी की मतलब बीमारी कैसे भी, उसका कारण क्या रहा है, इसको इटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। Occasionally, epilepsy can be caused by damage of the brain, such as damages from। कई बार डैमेज की वजह से ही इसकी एपिलेप्सी अकर होती है। तो डैमेज कैसे हो सकता है? स्ट्रोक, कोई झटका, ठीक है, कोई चोट,
अ ब्रेन ट्यूमर, कोई किसी प्रकार का कोई ट्यूमर आपके मस्तिष्क में रहा हो, अ सीवियर हेड इंजरी, आपके कोई ऐसे किसी भी बाहरी आघात के द्वारा जो आपको इंजरी हो जाती है, उस तरह की कोई समस्या, ड्रग अब्यूज या अल्कोहल मिसयूज, जब हम किसी तरह की कोई मेडिकेशन किसी दवाइयों पे होते हैं तो यदि उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए, या अल्कोहल की मिसयूज है, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सांस लेने का माध्यम उसका प्लेसेंटा रहता है जब तक वो जन्म नहीं लेता है, जब तक वो माँ से जुड़ा रहता है तो उसकी माँ की और उसकी जो एक तो बीच में नाल से वो जुड़ा रहता है, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, जो दोनों की नाभि से जुड़ा रहता है वो प्लेसेंटा होती है, उसके थ्रू वो सांस लेता है। जब वो प्लेसेंटा कट होती है तो वो ऑक्सीजन लेना बच्चा खुद शुरू करता है, तो ड्यूरिंग द बर्थ अगर उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, इन सारे कारणों की वजह से एपिलेप्सी की कंडीशंस देखी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? Because epilepsy is caused by abnormal activity in the brain, seizure can affect any process your brain coordinates. Seizure signs and symptoms may include temporary confusion. थोड़ी देर के लिए बस कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई कुछ भी समझाएगा समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को देखिए आप, उनकी फंक्शनिंग बहुत स्लो होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बताओ तो उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि किस सेंस में बात कही जा रही है या क्या बात कही जा रही है। स्टेयरिंग स्पेल, बोलने में कई कई बार गड़बड़ा जाते हैं, क्या बोले कैसे करें, ठीक है। अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, हाथों के और पैरों के बहुत ज्यादा जर्किंग मूवमेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा से जर्किंग जर्किंग मूवमेंट, मतलब ऐसे कंपन सा जैसे दौरे में होता है ना, वो वाला मूवमेंट। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का लॉस हो जाएगा। साइकिक सिम्टम्स सच एज फियर एंड एंग्जाइटी, डर लगने लगेगा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से फील होने लग जाएगी, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैम मुंह से झाग भी तो आते हैं ना इसमें? हाँ अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। ये मैंने कॉमन सिम्टम्स बताए हैं जो कॉमनली सभी में दिखेंगे, ठीक है। बाकी मुंह से झाग आना, जैसे किसी की लार ग्रंथियां बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहती हैं तो उसको आ जाता है, किसी को नहीं, किसी की बहुत ज्यादा नहीं रहती है तो उसको नहीं भी मैम आता है। किसी के दांत भी तो एक दूसरे पे बंद हो जाते हैं ना, मतलब जकड़ जाते हैं एक तरीके से। हाँ वो डिपेंड करता है इंसान की अपनी प्रवृत्ति पे कि उसकी कैसी सिचुएशन है। जैसे जिसका मुंह से झाग आता है उसको ज्यादातर करके दांत बंद नहीं होते, इज इट। आते हैं क्लासिफिकेशंस पे। डॉक्टर्स जनरली क्लासिफाई सीजर एज इधर फोकल और जनरल। अब क्या है फोकल सीजर? फोटो में आप इसमें जो पिक्चर दी हुई है इसमें देख के आपको क्लियर हो रहा होगा। फोकल सीजर मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा तेजी से पास हो जा रहा है, दैट इज फोकल। ये आपकी बॉडी या आपके ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करती है, और ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक सिचुएशन नहीं होती है। ये शुरुआती दौर में ये सिचुएशन रहती है, यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तब जनरलाइज सीजर, तब वो पूरी धीरे धीरे करके पूरे ब्रेन को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे ब्रेन में इतनी तेजी से फास्ट तरीके से होने लगते हैं कि आपकी पूरी बॉडी, जो ये आप सिम्टम्स बता रही है कि ये मुंह से झाग आना, दांत एकदम बंद हो जाना, टाइट हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जनरलाइज सीजर्स के ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें एकदम कंडीशन बहुत से ज्यादा बुरी हो जाती है। तो ये इसके दो क्लासिफिकेशन है, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं एपिलेप्सी। अब इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? देखिए ज्यादातर जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं सबका डायग्नोसिस इन्हीं चीजों के द्वारा किया जाता है, तो ये आपके कॉमन रहेंगे सभी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम किया जा सकता है, उनसे पूछी जा सकती है बातें कि उनके सिम्टम्स क्या क्या है, साइंस क्या क्या है, वो सारी चीजें उनसे पूछी जा सकती हैं। ब्लड टेस्ट, ईईजी, ईईजी क्या होता है, ब्रेन वेव्स को मेजर करने का कि कौन सी ब्रेन वेव्स चल रही हैं ज्यादा दिमाग में, वो सारी चीजों को मेजर करने के लिए हाई डेंसिटी ईईजी, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये टेस्ट होते हैं जिनसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यौगिक मैनेजमेंट पे।
जस्ट स्लाइड, एक सेकेंड। इसका जो यौगिक मैनेजमेंट है वो तीनों का सेम ही होगा लगभग लगभग, तो तीनों का लास्ट में, पहले डिसऑर्डर्स पढ़ा देती हूँ। अब न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस, आपने एपिलेप्सी समझा, एपिलेप्सी में किसी को कोई प्रॉब्लम? यौगिक मैनेजमेंट लगभग लगभग सेम है, तो मैं उनको बाद में बताऊंगी। एपिलेप्सी में अभी तक किसी को कोई बात समझ में ना आई हो? मैम क्लियर है। थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं? जी फास्ट हो आपको जाता है। आपको कोई चीज समझ में ना आई हो यदि? समझ में आ रहा है बट थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा, चलिए ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं तो। हाँ, neurosis is characterized by obsessive thinking and anxiety, distress, and a certain level of dysfunction in everyday tasks. न्यूरोसिस एक बीमारी होती है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी होती है। इसमें क्या हो जाता है कि हमारी अंदर एनेक्साइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा ही पूरी तरीके का स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस होता है जो आप कॉमनली किसी एग्जाम को फेस करने के लिए, या हम जो स्ट्रेस हमारे लिए थोड़ा सा मतलब हमें बहुत ज्यादा हार्म नहीं करने वाला होता है, एग्जाम के लिए स्ट्रेस लेना, या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्ट्रेस लेते हैं, दैट इज यूस्ट्रेस। एंड जो स्ट्रेस ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाए, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। इसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। मतलब हम कंटिन्यू, जैसे स्ट्रेस होता है तो वो एपिसोडिक होता है, नॉर्मल टाइम थोड़ी टाइम के लिए होता है और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि किसी एक समस्या के लिए, मान लीजिए किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो कंटिन्यू स्ट्रेस 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 चल रहा है, तो दैट इज डिस्ट्रेस। ठीक है, तो एंड अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसफंक्शन इन एवरीडे टास्क। इसमें क्या दिखता है कि जो भी हमें एवरीडे डे टू डे टास्क होते हैं उसमें हल्का फुल्का डिसफंक्शन, मतलब बातों को समझ नहीं पाएंगे, जो भी बातें कही जा रही है उनको समझने में समस्या होगी। या अगर बोल सकते हैं कि हमें कुछ दिया जाए काम करने, तो हम जिसमें हमारा मस्तिष्क यूज होना है, हम उसको सही से कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा झुंझलाएंगे कि हो नहीं रहा है, या थोड़ी सी माइंड की फंक्शनिंग ना स्लो हो जाती है। आप इससे समझ सकते हैं कि आपकी माइंड की फंक्शनिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। They may affect a person's ability to operate in nearly any aspect of his life. ये पर्सन को ऐसे इफेक्ट करती है बीमारी कि उसके जो आसपास के जो भी चीजें हो हैं उसको ऑपरेट नहीं कर पाता उसका दिमाग। जैसे मान लीजिए कि हमारे अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, या हमारे आउटर जो हमारा वर्ल्ड है उसके साथ हमारा एक तालमेल है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स की एबिलिटी स्लो हो जाती है उनके साथ तालमेल बिठाने में, उनके साथ ऑपरेट करने में, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारे करीबी हैं उनके साथ कैसे रहा जाए या कैसे ऑपरेट किया जाए, और जो बाहरी हैं उनके साथ मतलब उनको इस चीज का भान नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? एनजाइटी आपको रहेगी, एक्सेसिव वरी एंड गिल्टी, आपको बहुत ज्यादा मतलब हर वक्त लगता रहेगा, चिंता जैसा फील होता रहेगा, गिल्टी फील होती रहेगी। सेकेंड ये आपको बहुत ज्यादा हर टाइम चिंता, अपने आप में सेल्फ गिल्ट फील होता रहेगा कि नहीं ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों मैं लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम ऐसा हमारा व्यवहार रहता है तो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। तो समाज जब हमें एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम खुद ही खुद में घुलते रहते हैं, गिल्ट करते रहते हैं कि why I'm becoming like this। ठीक है, टेंडेंसी टुवर्ड्स मोर नेगेटिव इमोशंस एंड रिएक्शंस, मतलब मतलब ज्यादा से ज्यादा हम नेगेटिव कमेंट्स पे फोकस करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए हमें किसी भी प्रकार की बीमारी है, अगर ज्यादातर करके मेंटली कोई डिस्टर्ब होता है तो हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है,
तो जब नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो हमारी टेंडेंसी रहेगी कि हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। जब अगर यदि हम इस बीमारी से ग्रसित है तो इरिटेट रहेंगे, एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा फील होता रहेगा, सेल्फ स्टीम एकदम डाउन हो जाएगी, अपने अंदर कोई विश्वास नहीं रह जाएगा, अपने अंदर से कोई प्रेरणा नहीं रह जाएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी लो हो जाएगी। और मतलब जो भी स्ट्रेसर्स हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रेसर्स आ जाते हैं ना, जैसे कि पेन भी एक तरह का स्ट्रेसर्स है, या कोई एक ऐसा थॉट जो भी चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती है उन्हें स्ट्रेसर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीजें स्ट्रेस करती है, जैसे मान लीजिए सिंपल कोई पर्सन है जो हमें नेगेटिव कमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारा जो मस्तिष्क रहेगा वो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेगा ही नहीं, उसका रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीडे सिचुएशन एज थ्रेटिंग, मतलब कि जो भी एवरीडे दिन प्रतिदिन की जो सिचुएशंस रहेगी वो आपको थ्रेट करने लग जाएगी, परेशान करने लग जाएगी। और मतलब वही सारी चीजें जो एक मेंटल पेशेंट्स के साथ होती हैं, डिप्रेशन, फाइनली वो तो लगभग डिजीजों में रहता है, डिजीज में रहता है कि डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान। नेक्स्ट, कॉजेज क्या क्या है? सच इरिटेंट्स इंक्लूड क्रॉनिक स्ट्रेस एट वर्क, डिस्प्यूट्स एट होम, हाउस होल्ड ट्रबल्स। समझते जाइएगा, क्रॉनिक स्ट्रेस एट वर्क, बहुत ज्यादा काम में स्ट्रेस हो जाना, डिस्प्यूट्स एट होम, घर पे नजरअंदाज किए जाना, हाउस होल्ड ट्रबल्स, जो भी घर के जो भी ट्रबल्स हैं उनकी वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस लेना, लॉस ऑफ लव्ड वंस, जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय है, हमारे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, उनका लॉस, तो कभी किसी के माता पिता के साथ कोई अनहोनी हो जाना या लोगों के ब्रेकअप्स हो जाना, ऑल दैट। फाइनेंशियल इशू की वजह से भी हो सकता है। ये सारे कॉज, मतलब इन द ओवरऑल की, मतलब हमें जितनी भी ये चीजें हैं जो भी हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम बहुत ज्यादा सोचने लग जा रहे हैं अत्यधिक मात्रा में, वो सारी चीजें, ओवर वर्क, इनसफिशिएंट रेस्ट एंड इनएबिलिटी टू रिलैक्स, ऑल कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोसिस। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम स्ट्रेस तो देते जा रहे हैं अपने मस्तिष्क को, लेकिन रेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको न्यूरोसिस होने के चांसेस हैं। न्यूरोटिक डिजीजेस आर कॉज्ड बाय अ disruption in metabolism of neurotransmitters, hormones, vitamins, and other biological active chemicals necessary for the regular functioning and of the central nervous system. क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं देते, तो जब हमारी बॉडी सोती है, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो एक सब कुछ मेंटेनेंस हो रही होती है उस समय, जब हमारी बॉडी सो रही होती है, तो सब कुछ अपने अपने, मतलब जैसे मान लीजिए किसी चीज में कोई गड़बड़ी है, तो वो अपने आप को सही करेगा, हील करेगा, ऐसे ही करके। तो जब हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे, तो जो मेटाबॉलिज्म है, जो डिस्ट्रप्शन है, वो कॉज न्यूरोट्रांसमीटर का और हार्मोन्स का, ये सारे ना अल्टर हो जाएंगे, मतलब इनकी अवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, हार्मोन्स कैसे भी सीक्रेट हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा वर्क करने लग जाएंगे, या विटामिन, ये सब ना, इनका जो अनुपात है या जिनका जो काम करने की स्थिति है वो बिगड़ जाती है इसकी वजह से। तो इन चीजों की वजह से जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। ये हो गया न्यूरोसिस को आप लोगों ने समझ लिया कि न्यूरोसिस में ये सिम्टम्स होते हैं। आ जाते हैं साइकोसिस पे। अब ये बीमारी जो है साइकोसिस, इस बीमारी में सिम्टम्स लगभग सेम रहेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। पर इसमें क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में पहले बताती हूँ, फिर पूरा समझाती हूँ कि हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन हो जाता है इंसान को। ना व्हाट इज हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन? कि जो चीजें उपस्थित नहीं है वो चीजें दिखने लग जाना, उन चीजों को महसूस करने लग जाना, सुनने लग जाना, ये है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। ठीक है, तो अब आते हैं बीमारी की तरफ। साइकोसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स रिजल्टिंग इन एन इम्पेयर्ड रिलेशनशिप विद रियलिटी। ये एक ऐसे सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली साइकोसिस, कि मतलब जो आपका रियलिटी है उससे आपका रिलेशनशिप भी मतलब एकदम अलग, आप रियलिटी में जीते ही नहीं हो। जैसे कि भूल भुलैया मूवी जो फर्स्ट वाली थी, तो उसमें वो मतलब एकदम चली जाती है मंजुलिका वाले पीरियड में, तो वो इसलिए क्योंकि वो उसका कनेक्शन ही कट जाता है। ठीक है,
It can be a symptom of serious mental health disorder. People are experiencing psychosis may have either hallucination or delusion. मतलब उसको एक्चुअली में फील हो रहा होता है इंसान को कि नहीं सामने कोई है, कोई खड़ा हुआ है और उसको दिख रहा होता है। अन्य लोगों को वो चीजें नहीं दिख रही होती लेकिन उसको वो चीजें फील होती हैं। उसको उसके हाव भाव, उसकी आवाजें तक सुनाई देती हैं। कई बार कई लोगों को समस्या होती है कि उनको पूरा लगता है नहीं कोई रो रहा है, नहीं कोई रो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अलग अलग चीजें लोगों को फील होती है लेकिन वो होती नहीं है एक्चुअल में। ये सारा साइकोसिस के अंदर आता है। द पर्सन एक्सपीरियंसेस साइकोसिस में ऑल्सो हैव थॉट्स दैट आर कंट्रेरी टू एक्चुअल एविडेंस। मतलब वही बात बताई जा रही है कि वो ऐसी चीजें, ऐसे थॉट्स को मतलब जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो कंट्रेरी टू द एक्चुअल एविडेंस, मतलब कि वो एक्चुअल एविडेंस में के तौर पे वो है नहीं लेकिन वो उसको फील हो रही है। ठीक है, these thoughts are unknown as delusion. These thoughts are known as delusion. इन थॉट्स को डिल्यूजन बोलते हैं। Some people with psychosis may also experience loss of motivation and social withdrawal. ऐसे कुछ लोग जो ऐसे होते हैं साइकोसिस के पेशेंट जिनको लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड सोशल, और उनको मतलब समाज से वो पूरी तरीके से कट जाते हैं। जैसे कि कई मूवीज बनी है इस तरह की चीजों के ऊपर। जैसे कि एक मूवी थी भूतनाथ, तो उसमें वो बच्चा जो रहता है वो, यदि आप लोगों ने देखी होगी तो वो मतलब जिसको वो भूतनाथ बोलता है उसके साथ पूरे टाइम रहता है। उसको और लोगों से मतलब ही नहीं रहता है। ये सोशल विड्रॉल हो जाता है। मतलब मम्मी से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब वो उसी इंसान की कंपनी को एंजॉय करने लगता है जिसको वो अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है या उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है। तो ये हो गए साइकोसिस। एक सेकेंड, साइकोसिस सिम्टम्स डाले थे इसमें मैंने साइकोसिस के सिम्टम्स डाले थे। आई थिंक कहीं मिस हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी या तो बाद में। नहीं तो साइकोसिस के सिम्टम्स यही है सिंपली कि इसमें जो सारे सिम्टम्स इसके हैं न्यूरोसिस के सारे सिम्टम्स रहेंगे, उसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ये दो चीजें बढ़ जाएंगी। मतलब सारे सिम्टम्स न्यूरोसिस वाले ही हैं लेकिन हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ये दो चीजें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यौगिक थेरेपी पे। अब मतलब जो भी हम इसको योगा थेरेपी क्या क्या दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो आसन, अन्नमय कोश के लिए पहले बात हम आसन देंगे। तो आसन में सबसे पहले सूर्य नमस्कार का ये जो 12 आसन है इनको हमें करवाना है अच्छे से। और अर्धकटी चक्रासन, ये अर्धकटी चक्रासन का फिगर दिया हुआ है, इसको करवाना है। नेक्स्ट आते हैं सलभासन। सलभासन है, भुजंगासन और शवासन। अब ये करेंगे क्या, देखो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 आसना। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये मसल एंड स्पाइन स्ट्रेंथिंग का काम करते हैं। प्रोसीड बाय डिवोशनल अल्टरेशन ऑफ ओमकार। जब भी हम 12 आसनों को करते हैं तो पहले ओमकार मंत्र का जाप करते हैं, साथ साथ उसके अन्य मंत्रों का, लाइक ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, तो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको करवाना है। उसके बाद आते हैं कि सलभासन क्या करता है, ये are stretching postures aimed at the upper and lower back, thorax, abdomen and respiratory component. भुजंगासन का ऐसा कोई अलग सा लाभ नहीं बताया था रिसर्च पेपर में। शवासन क्या करेगा, आपको रिलैक्स का काम करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें शवासन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो जब भी हम किसी इंसान को शवासन करवाते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो चीजों के बारे में सोचता है जिससे उसकी कॉग्निटिव जो थिंकिंग है उसका विकास होता है। नाउ प्राणायाम। अब प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम करवाएंगे, भ्रामरी प्राणायाम, डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग दैट इज भस्त्रिका, और अनुलोम विलोम। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम कैसे काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पता नहीं आपकी क्लास में बताया था या किसी और क्लास में बताया था कि हमारे जो ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो वो अरेंज होने लगते हैं, रीअरेंज होने लगते हैं, वापस से ठीक होने लग जाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इनमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। जो भी ऐसे प्राणायाम है, लाइक उद्गीत प्राणायाम भी अच्छा रोल प्ले करेगा क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसके साथ साथ मंत्र चैंटिंग भी अच्छा काम करेगा। जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाली चीजें होती हैं वो
नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आ जाते हैं ध्यान। ध्यान कौन कौन सा करेंगे? ट्रांसेंडल मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेडिटेशन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। और ये इसके नीचे रिसर्च पेपर दिए हुए हैं जिससे मैंने ये चीजें निकाली हैं कि हाँ आपको ध्यान कौन कौन सा करना है। ये रिसर्च बेस्ड बात है, तो क्योंकि आप फिर पूछेंगे मैम इससे क्या होगा, तो ये आप इसके लिए अगर आपको बहुत डीप पढ़ना है तो आप रिसर्च पेपर पे जाके पढ़ सकते हैं कि ध्यान कैसे वर्क करेगा। ये वो भी अब आप लोग बताइए कि इतने में आप लोग को जहाँ पे समस्या आई है, फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी। आप लोगों में से किसी को इसमें मैम प्रॉब्लम आई? मुझे एक समस्या है। जी बताइए। मैम मुझे ये पूछना है कि इसमें जो आपने यौगिक पैकेज दिया है वो तो हर रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग वेरी होगा, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, मतलब कि कैसे क्वेश्चन रहते होंगे? आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने ज्यादातर जो भी योगा थेरेपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देखती हूँ तो उसमें ऐसी ही बीमारी कोई पूछ लेता है जिसके बारे में ज्यादातर करके आइडिया नहीं रहता है। ठीक है, तो सिंपली जो क्वेश्चन रहेगा तो जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ज्यादा करके आसन पूछता है कि कौन सा आसन बेनिफिट करता है, क्योंकि प्राणायाम लगभग लगभग सारे मतलब बहुत ज्यादा प्राणायाम का क्या है ना कि कोई भी प्राणायाम ऐसे बहुत हानि नहीं पहुंचाएगा किसी भी उसमें। यदि मान लीजिए कोई ऊष्मा, जैसे मान लीजिए माइग्रेन कल मैंने पढ़ाया था, तो माइग्रेन में बहुत ज्यादा नर्व का डायलेशन हो जा रहा था तो उसमें गर्मी बढ़ रही थी, तो उसमें तो चलिए सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम करवाना है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है योगा थेरेपी से तो जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब ज्यादातर करके जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं योगा थेरेपी से। या तो वो एकदम ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिस बीमारी का आपने नाम ही नहीं सुना होगा, मतलब उस चीज के लिए आपको ऐसे एकदम ऐसी वाली सिचुएशन में रहना पड़ेगा। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जिसका बीमारी का आपको नाम नहीं पता, तो उसमें आपको तुक्का लगाने के अलावा, मैंने तो तुक्का लगाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, फर्स्ट एक तो ये सिचुएशन होती है, या फिर एक सिचुएशन होती है कि वो बहुत ही इजी पूछता है। मतलब बहुत इजी, मतलब जैसे बैक बैंड वाले आसन है जिनको मतलब ये अपना बैक से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें हमको सिंपली पता है कि आगे नहीं मुड़ना है, ये मतलब ऐसे करके जो सारे आसन हैं तो आप उसे मना करेंगे कि आपको ये आसन नहीं करना है। तो उसमें पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए कि बैक से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, किसी एक डिसऑर्डर का नाम लेके कि इसमें कौन से आसन नहीं करने हैं, तो उसमें दो आसन दिया रहेगा कि अपना पादस्थान आसन और ऐसे करके झुकने वाला कोई एक आसन दे देगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि ऐसा ऐसा करके है। ठीक है, ध्यान बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए मैंने डाल दिया था ध्यान का। ध्यान बहुत ज्यादा पूछता नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा। आप पुराने रिसर्च पेपर लगाइए तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं योगा थेरेपी से। या तो बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको बीमारी का आइडिया ही नहीं रहेगा, और या तो फिर बहुत ही मतलब ऐसा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंपली हम जैसे योगा करते हैं तो उन चीजों से ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं इसमें ये चीज नहीं करनी है। वो जब हम योगा करते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हमें उस चीज के लिए बताते हैं कि आपको ये वाला नहीं करना है इन चीजों। ओके मैम। और किसी का कोई प्रश्न? एग्जैक्ट कोई बुक नहीं होती इसकी, मतलब कि पढ़ने के लिए कहाँ से इसको डाटा जो आता है ये पेपर से पढ़ेंगे? योगा थेरेपीज की बहुत सारी बुक हैं, कैवल्य धाम की भी है। कैवल्य धाम ने काफी अच्छा काम किया हुआ योगा थेरेपीज पे। अगर मैंने वैसे देखा नहीं है आसन प्राणायाम मुद्रा बंधन में अगर दिया हुआ हो, अगर उसमें कि कौन सी बीमारी में इसको नहीं करना है कैसे, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप में से किसी ने आसन प्राणायाम मुद्रा बंध किसी ने देखी, आप में से भारती वर्मा जी आपने देखी क्या? आपने मैम बुक देखी है, इसके लिए ना एक बुक है इंटीग्रेटेड योग थेरेपी करके, एसवी आशा की बुक है, उसमें इसके दिया हुआ है। ये बुक हमने अपनी आप कॉलेज लोग वो लाइब्रेरी बुक में प्रेफर देखी कर थी, ये सकते हैं। बुक है वो। आप लोग ये बुक प्रेफर कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, योगा थेरेपी के लिए। अभी तक के लिए किसी को कुछ ना समझ में आया हो? निहारिका मैम, एक्चुअली मतलब आपके लेक्चर्स उसके बाद जो मेरे हैं लास्ट में मैं सब जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन योगा थेरेपी के रिलेटेड पूछे गए उसका पूरा मैंने बनाया है भारती मैम, तो वो सॉल्व हो जाएगा। मैम के होने दो, बाद में मेरे लास्ट में हम सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, तो आइडिया भी आ जाएगा।
जी, देखिए सब लोग ठीक है यहाँ मैम। कितना कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के लिए, क्वेश्चंस भी इकट्ठा करके रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, मैं एक सेकंड में ओपन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आप लोग को स्लाइड विजिबल है? हेलो। जी मैम। यस सर। तो अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, एनजाइटी डिसऑर्डर्स। अच्छा हाँ, फास्ट तो नहीं लग रहा है क्योंकि यही मेरी स्पीड है थोड़ी सी, मुझे लगता है समझ में आना ज्यादा जरूरी है। फास्ट लग रहा मैम है? समझ में आ रहा है। आप लोग बता दीजिए और किसी को यदि फास्ट लग रहा हो तो। ना मैं मैम। इसलिए थोड़ा पढ़ा रही हूँ, देखिए आराम आराम से, आपको समझ में आना जरूरी है क्योंकि उसके बाद फिर कविता मैम की भी क्लासेस हैं। तो इस वजह से आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक, चलिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट डिजीज पे, दैट इज एनेक्साइटी डिसऑर्डर। नाम से ही कंफर्म्ड है कि एनेक्साइटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं एनेक्साइटी डिसऑर्डर। एक्सपीरियंसिंग ओकेजनल एनेक्साइटी इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल हम जब एक एनेक्साइटी फील करते हैं, कब फील करते हैं, स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस होने वाली है तो एक नॉर्मल एपिसोडिक एनेक्साइटी हम लोग फील करेंगे कि नहीं, हम बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है, हमें कैसे करेंगे, डर लग रहा है, ऐसा वैसा। तो ये एक सिंपल चीज है, ये सभी की जिंदगी में होती है, दिस नॉट डिसऑर्डर। However, people with an anxiety disorder frequently have intense, excessive, and persistent worry and fear about everyday situations. इसके अलावा जो डिजीज्ड पर्सन होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, उनके साथ क्या सिचुएशन होती है कि वो बहुत इंटेंस लेवल पे एक्सेसिव और परसिस्टेंट, मतलब उनके साथ रोज ही ये चीज रहती है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए और बहुत ज्यादा ही चिंता में रहते हैं। वो हर मतलब उनका डेली ऐसा ही होता है कि वो ऐसे ही रहते हैं। Often an anxiety disorders involves repeated episodes of sudden feeling of fear. ये एक कंडीशन हो गई एंजाइटी वाले की, जो जिनको रोज ही ये समस्या रहती है कि वो डरा हुआ और चिंता में महसूस करते रहते हैं। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन क्या है कि इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं उनको क्या फीलिंग रहती है कि कभी कभी इतना एकदम से इतना एनजाइटी हो जाता है उनको, इतना फीलिंग ऑफ वरी और इंटेंस एनजाइटी हो जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए एकदम पीक पे चला जाता है। उसको पैनिक अटैक भी बोलते हैं। कभी कभी आप देखिए कुछ लोग रोते रोते अचानक से, या किसी को अचानक से वो क्रोध में या ऐसे इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको पैनिक अटैक आ जाता है। पैनिक अटैक में क्या होता है, सांस नहीं आती, सांस लेने में समस्या होने लगती, लगभग लगभग थोड़ा सा वो अस्थमा की तरह से चला जाता है। ठीक है, उसमें अस्थमा के भी सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें हाइपोटेंशन के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। अचानक से जो मैम पैनिक, रोते रोते जो सांस रुक जाती है उनकी, वो भी इसी में आएगा? देखिए रोते रोते रोने की बात है कि उनकी एनजाइटी लेवल बढ़ जाए, वो इतना मतलब कुछ लोग तो देखिए रोते रोते डिप्रेस होते हैं, और कुछ लोग रोते रोते एकदम और मतलब भयानक रूप लेने लगते हैं ना। समझ रहे हैं आप लोग? मैम कुछ मेरे लोग, कजिन ब्रदर जब छोटा था तब वो रोता था और सांस भूल जाता था, मतलब सांस नहीं आती थी उसको। हाँ ये एक्चुअली जो है ना, ज्यादातर करके बात वालों के साथ ये समस्या रहती है। ये समस्या मेरे साथ भी है थोड़ी सी, कि रोते रोते सांस वाली समस्या। यदि हम बहुत ज्यादा इंटेंस फील में चले गए और हम क्योंकि एनजाइटी की समस्या ज्यादा मतलब बात वालों के साथ ज्यादा रहती है एनजाइटी की समस्या। ठीक है, और कफ वालों के साथ थोड़ा डिप्रेशन की समस्या रहती है कि यदि उनको मेंटल डिसऑर्डर होगा तो वो डिप्रेशन वाली कंडीशन में जाते हैं, और बात वाले एनजाइटी वाली कंडीशन में जाते हैं। तो रोते रोते बहुत ज्यादा सांस ऐसे वो हो जाना, घबरा रही है, हाँ ये पैनिक अटैक हो जाता है। ठीक है, तो सांस का धीरे धीरे रुक, मतलब सांस लेने में एकदम से, क्योंकि हम जब भी हम एनजाइटी की उस पे रहते हैं, स्टेज पे रहते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत फास्ट
बहुत तेजी तेजी सांस लेने लग जाते हैं, बहुत तेज तेज सांस लेने लग जाते हैं। तो बहुत तेज तेज सांस लेने की वजह से कभी कभी क्या करते हैं, लंग्स अचानक से ही स्टॉप हो जाता है। अचानक से आपका मतलब एकदम से ब्रेन फंक्शन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है दिमाग में, जल्दी दिमाग में तो बहुत तरीके के इमोशंस आ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, अजीब तरह के हार्मोन्स स्रावित हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो थोड़ी देर के लिए जैसे हम क्या होता है ना कि हमारा फोन जैसे हैंग कर जाता है, हमारा फोन में बहुत ज्यादा डाटा होता है, तो अचानक से वो थोड़ी देर के लिए कहता है रुको, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसकी बॉडी मतलब फंक्शनिंग थोड़ी देर के लिए। तो वही होता है पैनिक अटैक में, चीज सांस अचानक से रुक जाएगी। ठीक है, तो बोला गया है चले वाते चले चित्तम वाला जो श्लोक है कि हमारा चित्त इतना ज्यादा मतलब ऐसा होने लगता है, घबराने लगता है, तो उसी वजह से हमारा सांस भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसे पैनिक अटैक वाली कंडीशन बोलते हैं, और ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। Examples of anxiety disorders include generalized anxiety disorders, social anxiety disorders, specific phobias and separation anxiety disorders. अब आ जाते हैं जो बताए गए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर किसी किसी इंसान, जो मैंने पहले बात की कि मतलब उनका डेली टू डेली इनका है ही कि मतलब ये इनको रहेगी चिंता। कुछ कुछ लोगों को आप देखिए वो हर एक बात में अरे ऐसे कैसे, अरे वो कैसे, अरे नहीं नहीं भैया, नहीं भैया ऐसे, ये तो बहुत, तो मतलब उनको हर एक बात में उनको एंजाइटी रहती है, वो घबराए हैरान परेशान ही रहते हैं हर टाइम। ठीक है, तो ये हो गया जनरलाइज्ड वाला, जिनको जनरलाइज्ड है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है कि ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है कि जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गैदरिंग में जाना आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। आजकल की जो जनरेशन है उन्हें लगता है कि नहीं, क्यों जाना है शादी में, क्यों जाना है ऐसे। ठीक है, तो जब वो कहीं सोशल जगह पे या कहीं जैसे जाते हैं तो उनको एक फोबिया जैसा फील होने लगता है, उन्हें एंजाइटी होने लगती है, उन्हें लगता है कि नहीं है मुझे यहाँ से जाना है। ठीक है, वो सोशल गैदरिंग पसंद नहीं करते, वो अलोन मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक तरह का सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। स्पेसिफिक फोबियाज, बहुत तरीके के फोबिया होते हैं, फोबिया हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमें डर लगा रहे किसी चीज का कि ये चीज मुझसे दूर चली जाएगी। जैसे मान लीजिए लोभ, धन, इसी से हम उसको वो कर सकते हैं कि हमें धन से इतना ज्यादा जुड़ाव, मतलब इसीलिए भगवत गीता वगैरह में कहा गया कि राग बहुत ज्यादा रखना बहुत सही नहीं है किसी भी चीज से। इवन पर्सन, हमें किसी व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा राग रखना सही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम हमसे कहीं ना कहीं समय पे हमारा सेपरेशन हर चीज से होना है। ठीक है, तो सेपरेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। ये सारे जो भी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। अभी फोबिया हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। यू कैन हैव मोर देन वन एंजाइटी, मतलब आप एक से ज्यादा भी आपको हो सकते हैं, हो सकता है आपको सोशल वाला है और उसके बाद आपको स्पेसिफिक फोबिया हो किसी भी चीज से। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही होगा, आपको कई भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स पे। कॉमन एंजाइटी साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड फीलिंग नर्वस फील करने लग जाएंगे, रेस्टलेस और टेंस, ऐसा लगेगा कि बस मतलब कब कपाहट, मतलब इन द सेंस नर्वस होते हैं तो हम कैसे होने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर एकदम अजीब सी फीलिंग हो जाती है, रेस्टलेस थकान सा फील करने लगते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है दिमाग में कि क्या करें। हैविंग अ सेंस ऑफ इम्पेडिंग डेंजर, पैनिक और डूम, हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब बस कोई घटना घटने ही वाली है, अब बस कुछ हो ही जाएगा, अब बचेंगे नहीं हम। मतलब जैसे मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का फोबिया है, यदि वो जल, मान लीजिए किसी को जल से हाइड्रोफोबिया है, तो उसको बस लगेगा कि अब ये पानी मुझे डुबा ही देगा, अब अपने अंदर ले ही लेगा ये पानी मुझे। तो ऐसी फीलिंग जो होती है, पैनिक हो जाएंगे एकदम से, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है, हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा तेजी तेजी सांस लेने लग जाएंगे, बहुत फास्ट सांस लेने लग जाएंगे, इतना घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और स्वेटिंग, पसीना छोड़ने लग जाएंगे। अब योगी ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके लिए। षटकर्म में जल लेती, कपालभाति, आई थिंक कपालभाति नहीं होना चाहिए, ये शायद ये गलत ऐड हो गया है, कपालभाति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ जल लेती होना चाहिए। जल लेती और साथ में वमन कर सकते हैं। एक सेकेंड, वमन,
ठीक है। आसन में धनुरासन, मत्स्यासन, जानुशिरासन, सेतुबंधासन, मार्जरी आसन और शीर्ष आसन। शीर्ष आसन लिखा हुआ था शायद, शीर्ष आसन बिल्कुल नहीं होगा, कट। धनुरासन, मत्स्यासन, शिरासन, सेतुबंधासन, मार्जरी आसन। ठीक है, इसमें आपको और ऐड करने की जरूरत है बालासन, बालासन, शवासन और मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन मतलब वो सारे आसन जो हमें रिलैक्स करने का काम करें। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें धनुरासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो आसन है जो आपको रिलैक्स करने का काम करे, क्योंकि एंजाइटी वाले बंदे को यदि आप ऐसे आसन करवाने लग जाए जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले आसन है, तो उनको वो मतलब उसको ऑलरेडी एंजाइटी बढ़ी हुई है, तो वो उसके लिए सही नहीं रहेंगे। जो रिलैक्सेशन करने वाले आसन है, जरूरी है कि आप उसमें उसको होल्ड करवाएं, उसको इंस्ट्रक्शंस दें, वो सारे आसन आप इसमें करवाएं। ठीक है, तो ये एंजाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी तो उसमें आपको ये चीजें नहीं करनी होंगी। एक्चुअली ये स्लाइड्स मुझे प्राप्त हुई हैं, आप लोग बोलेंगे मैम बना के ले आएंगे, उनको पता खुद नहीं है। यहाँ पे प्राणायाम कौन कौन सा करना है? भस्त्रिका, नाड़ी शुद्धि, भस्त्रिका नहीं, ऑलरेडी उसकी ब्रीथिंग बहुत फास्ट रहेगी। भस्त्रिका आप उसको नहीं देंगे, भ्रामरी देंगे और उद्गीत देंगे। इसके अलावा मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, गायत्री मंत्र, योग निद्रा, सोहम, ये सारे आप उसको करा सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है ये उसके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। साथ साथ आप योग निद्रा है, इसमें मंत्र चैंटिंग भी करवा सकते हैं। मंत्र चैंटिंग के साथ साथ मतलब जो भी इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले, मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले जितने भी ट्रीटमेंट है वो करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जल नेत्री वमन वगैरह से बहुत लाभ होगा। बताएं किसी को कोई समस्या? मैंने कुछ कुछ चीजें चेंज करी है जो थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई थी। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नेक्स्ट आते हैं फोबिया। A phobia is an excessive and irritational fear reaction. फोबिया सभी को थोड़ा बहुत नाम से क्लियर होगा। फोबिया बहुत ही मतलब ऐसा नेम है, हम लोग इससे अवगत होते रहते हैं बार बार। व्हाट इज फोबिया? बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा पे जब हम इरिटेशनल फियर रिएक्शन देते हैं, मतलब शब्द समझिए, एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में, इरिटेशनल चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ, फियर भय, रिएक्शन प्रतिक्रिया। समझ में आया? बहुत ज्यादा मात्रा में जब चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ, जब हम अपना भय भय प्रकट करते हैं, डर, मतलब डर भी ऐसा कि मतलब अगर कोई हल्का से कह रहे डरो मत तो एकदम चिड़चिड़ा जाए उसके ऊपर, कह रहे कैसे कैसे ना डरे, हम आपको डर लग रहा है तो मना कर रहे हो डरो मत। तो ये चीजें कि नहीं बहुत एक्सेसिव मात्रा में और इरिटेशनल, मतलब अगर कोई हल्का समझाने का भी प्रयत्न करे तो नहीं। If you have a phobia, you may experience a deep sense of dread and or panic when you encounter the source of your fear. मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मुझे क्या होता है कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अब मुझे बस सांप दिखने की देरी है, जो लोग सांप देख के टहलते रहते हैं, अगर मुझे दिख जाए दूर से कि वहां सांप वाला खड़ा है तो मतलब मैं वहीं से फिर यू टर्न लेके अपने घर। ये होता है मतलब कि इस तरह की कंडीशन की कितना भी जरूरी काम हो, मतलब आपने बस उस चीज को नोटिस किया, आपने उस चीज को इनकाउंटर किया कि वहां पे वो वस्तु है। मान लीजिए जो लोग उनको हाइड्रोफोबिया होता है वो बस देख लेंगे पानी है, उनको इतना डर लगता है, बहुत ज्यादा पानी वगैरह देख ले तो उनको फिर डर लगे, फिर वो वहां नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा उनको डर लगता है। जबकि हमें पता है कि पानी एक सामान्य चीज है, उससे हम बहुत ज्यादा हार्म नहीं होंगे, लेकिन उनको होता है वो। द फियर कैन बी सर्टेन प्लेस, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। वो कोई भी चीज हो सकती है, मान लीजिए हम किसी प्लेस पे हैं, किसी प्लेस पे अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो चुकी हो और आप उसी प्लेस पे पहुंचे तो आपको उस जगह पे अचानक से अपने आप बहुत तेजी से डर लगने लग जाएगा। सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, किसी सिचुएशन पे हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगे, जैसे कि मेरे साथ होता है कि जब भी मैं कभी किसी ऐसे स्टेज पे जाऊँ, मुझे स्टेज फोबिया है, तो मैं स्टेज पे जाने के जहाँ पे होता है तो मैं फिर
मेरे हाथ पैर कांपना शुरू, डर लगना शुरू बहुत ज्यादा, और किसी ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजों से हमें फोबिया हो सकता है। अनलाइक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, और फोबिया इज यूजुअली कनेक्टेड टू समथिंग स्पेसिफिक। मतलब जैसे कि जनरल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन उनमें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फोबिया हमेशा क्या होता है कि स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड होता है। जैसे कि नॉर्मल इंसान को एंजाइटी जनरलाइज्ड वाले को तो हमेशा ही रहेगी, हमेशा ही वो डरता रहेगा। लेकिन फोबिया वाले को क्या है कि उसको एक स्पेसिफिक चीज देख के ही वो एंजाइटी अटैक्स पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो कॉजेज है जेनेटिक कॉज हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैन कॉज फोबियाज। चिल्ड्रन हु हैव क्लोज रिलेटिव्स विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब जिनके जो खास मतलब जैसे मान लीजिए माता पिता भाई बहन या अन्य में किसी में फोबिया वाला डिसऑर्डर है, तो उनको उनके बच्चों को भी हो सकता है। डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स सच एज नियरली ड्रोन कैन ब्रिंग अ फोबिया। sorry, exposure of confined spaces, extreme heights और animals insect bites can source of phobias। मतलब जैसे कोई भी ऐसी चीज ना, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा एक आघात पहुंचाने वाली है आपके मस्तिष्क पे। मान लीजिए आप कभी आपको किसी कुत्ते ने काटा होगा, तो आपको मतलब, या तो आपके किसी सगे संबंधी को, तो आपको मतलब वो जीवन भर के लिए कुत्ते से डर वाली चीज आपके लिए मन में आ जाएगी। सांप ने काटा तो आप सांप से हमेशा ही डरेंगे, कि सांप को देख के आपको कभी भी लगेगा। या फिर कोई ऐसी सच एज नियरली ड्रोनिंग सिचुएशन, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मैं मंदिर गई और मैंने बहुत तेजी से ऐसे घंटा बजाया उछल के, तो घंटे में करंट था, तो उससे मुझे मतलब करंट लग गया बहुत तेज से। तो मैं अब जब भी मतलब कभी भी मैं अगर मंदिर का घंटा बजाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे करंट लग जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। तो ये चीजें होती है कि वो चीजें आपके मस्तिष्क में एक मेमोरी बन के रह जाती है। People with ongoing medical condition on health concern often have phobias। जैसे कि किसी किसी को मेडिकल कंडीशंस रहती है, बहुत दिनों तक चल रही है, तो फिर उनको एक फोबिया हो जाता है, हॉस्पिटल जाने से फोबिया, ऐसे करके बहुत ज्यादा फोबिया हो जाता है। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ पीपल डेवलपिंग फोबियाज एज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। कई कई बार उनको लोगों को फोबिया हो जाता है जिनके साथ कोई ब्रेन में इंजरी हो जाती है, उनका कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसकी वजह से उनको फोबिया वाली कंडीशन बन जाती है। सब्सटेंस अब्यूज और डिप्रेशन आर आल्सो कनेक्टेड टू फोबिया। जो भी हम ये अलग अलग तरह के सब्सटेंस अब्यूज में ड्रग अब्यूज भी आता है, अल्कोहल अब्यूज भी आता है, ये सब कुछ जब हम इनका अधिक मात्रा में सेवन करने लग जाते हैं तो ये फोबिया क्रिएट कर देती है, और डिप्रेशन के कारण भी फोबिया क्रिएट हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है? द मोस्ट कॉमन ऑफ डिसिप्लिन सिम्टम ऑफ फोबिया इज पैनिक अटैक आ जाएगा। पाउंडिंग और रेसिंग हार्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बहुत ज्यादा मतलब आपको मैं एंजाइटी वाले सारे सिम्टम्स जो भी हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। रैपिड स्पीच और इनएबिलिटी टू स्पीक, ड्राई माउथ, अपसेट स्टमक, नॉजिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, चेस्ट पेन, टाइटनेस, चोकिंग सेंसेशन, डिजीनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, लाइटेडनेस। मतलब जो भी सारे एंजाइटी वाले सिम्टम्स है वो फोबिया में भी सेम रहेंगे। डरा हुआ सब माहौल, डरा हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा कैसा बिहेव करता है, वो सारे ही उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से, वैसे तो हम लोग जनरली उड़ते नहीं हैं, पर लोग ये अलग अलग चीजें करते हैं, पैराशूट से इधर उधर करना, ये सारा होता है एरोफोबिया। तो वैसे तो हमें भगवान ने पंख नहीं दिए हैं, लेकिन लोग अपने उड़ान भरते हैं अलग अलग माध्यमों के साथ, तो वो हो गया एरोफोबिया। एरेक्नोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों से डर लगना, एरेक्नोफोबिया। एस्ट्राफोबिया इज फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है और बहुत ज्यादा लाइट से एस्ट्राफोबिया होता है। ऑटोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर लगता है। क्लस्टरोफोबिया इज फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेस, जो मैंने बताया, सोशल फोबिया भी इसे बोलते हैं। हीमोफोबिया इज फियर ऑफ ब्लड देख के डर लग जाना, हीमोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर। ये सारे फोबियाज के टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत इतने सारे हैं कि वो फिर इसको करना बहुत ही असंभव काम है। आसन कौन कौन से? शशांक आसन, मार्जरी आसन, उष्ट्र त्रिकोणासन, चक्रासन, धनुरासन और भुजंगासन। धनुरासन इसमें भी नहीं होगा, चक्रासन इसमें भी नहीं होगा।
वो पिछले जो मैंने आसन ठीक करवाए हैं वो इसमें भी वही वही होते हैं। बालासन, बालासन, मकरासन करवा सकते हैं और शवासन करवा सकते हैं। प्राणायाम में उज्जाई, भ्रामरी, भस्त्रिका, भस्त्रिका नहीं करवाएंगे, कपालभाति नहीं करवाएंगे। हाँ भस्त्रिका करवा सकते हैं क्योंकि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है कभी कभी। देखिए ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करेगा। भस्त्रिका इसमें कुछ लोगों को बहुत तेज सांस चलने लग जाती है, जैसे मैंने बताया कि वात वालों की सांस बहुत तेज चलने लग जाएगी और कफ वालों की सांस मध्यम पड़ने लग जाएगी। वो एकदम देख के उनको डर लग जाएगा, वो एकदम धीमे पड़ जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी कि आपके पास पेशेंट कैसा है। भस्त्रिका करवाने यदि उसकी सांस बढ़ जाती है तो उसको भस्त्रिका नहीं करवानी है, यदि उसकी सांस नहीं आ रही है तो उसको भस्त्रिका करवानी है। ठीक है। षटकर्म में कुंजल और नेति, और ये योग निद्रा है। योग निद्रा करवाएंगे, रिलैक्सेशन में योग निद्रा और माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसके अलावा सोहम भी करवा सकते हैं। देखिए आपको सिंपली ये समझना है डिजीज को देख के, पहले तो बस आप देखिए, आप जैसे आप लोग योगा थेरेपी ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी क्वेश्चन अगर कुछ तो पूछना तो पहले पूछ ले, फिर मैं अपनी बात रखती हूँ। चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। जो भी कोई डिजीज आएगी आपके सामने पेपर में, तो आपको सबसे पहले याद करना है कि डिजीज की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज उसमें डिजीज में सिम्टम्स और कॉजेस क्या थे। तब आपको समझ में आएगा कि आपको योगा थेरेपी इसमें क्या देनी है। तो यदि आप आपने नाम पढ़ा डिजीज का फोबिया, ठीक, फोबिया को पढ़ते ही आपके सामने उसके सिम्टम्स आ जाने चाहिए। इसका सिम्टम ये है, और फोबिया को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका कॉज ये होता है। ठीक है। कॉज क्या होता है, ज्यादातर करके देखिए मोस्टली कॉज इसका जो देखा गया है वो जेनेटिक या तो होता है या तो किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। कुछ ऐसी घटनाएं व्यक्ति के साथ हो जाती है कि वो उसके दिमाग में फोबिया बन जाता है। ठीक है, उस चीज को लेके। तो जब आपके सामने कोई डिजीज आए तो आपको पहले उसके एकदम उसके कॉज क्लियर हो जाए और उसके सिम्टम्स क्लियर हो जाए। यदि उसके साथ कोई अन्य कंडीशन जुड़ी हुई तो वो क्लियर हो जाए। वो आपको बस आपको इतना पढ़ने के रहता है। आपको खुद ब खुद इतना, आप लोग मास्टर्स करके ही नेट का एग्जाम देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें एक्चुअल में, वो तो मैं बता भी रही हूँ आपको साथ साथ, जैसे कि मैं इसमें करेक्शन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ करेक्शन? क्योंकि वो आइडिया है कि ऑलरेडी उसकी सांस बढ़ी रहेगी या उसकी सांस धीमी पड़ेगी या कपाल भाती उसको बिल्कुल नहीं करवानी है क्योंकि उष्मा ऊष्मा उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी होगी। ठीक है। शीतली शीतकारी तो एक बार करवा भी सकते हैं लेकिन वो नहीं करवाएंगे। तो ये हमारा जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें हर एक प्राणायाम और हर एक आसन से होने वाले लाभ और हानि के बारे में हमें पता है, जो आप लोग हठ योग में भी पढ़ेंगे। तो उसके आधार पे जैसे हम लोग एक दवाई देते हैं कि कोई डॉक्टर मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके लाभ हानि हमें पता होता है कि किनको देनी किनको नहीं देनी। सेम वही चीज हमारे साथ यहाँ पे भी है, उसी हिसाब से आपसे वहां पे भी क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है। तो इन चीजों को लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि वहां पे क्या है। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने जो आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन ही रहेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं रहते। एक क्वेश्चन रहता है ज्यादातर कि वो डिजीज का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे बार बार, एक दो बार वो डिजीज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है और ये क्या एक्चुअल में। क्योंकि ज्यादातर करके मेडिकल वाले ऐसी चीजें करते हैं कि नाम से क्लियर हो जाती है चीजें। ठीक है। तो वो अगर आपको उसके सिस्टम का या फिर ऐसे सिस्टम तक का भी पता चल जाए कि ये इस सिस्टम की डिजीज है, तो आप उसकी यौगिक थेरेपी आप उसको पता कर सकते हैं कि हाँ इसकी यौगिक थेरेपी में क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे और क्या क्या चीजें। ठीक है। चलिए आप सभी को धन्यवाद है मेरा, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। और कविता जी आप प्रेयर करवा दीजिए। जी। अभी लोग अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, एक लंबी गहरी सांस, ओमकार और 3 टाइम्स शांति मंत्र।
शांति है, शांति है, शांति है। धीरे से अपनी आंखें खुलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।